रहीम। डॉक्टर इजाज़ वेदला। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि कौन सी बोन ऑर्बिट बनाती हैं और कौन सी स्ट्रक्चर ब्रेन से ऑर्बिट में एंटर हो रही हैं। वो हमारी एक वीडियो इस वीडियो से पहले 2-3 स्टेप्स पहले आ चुकी है। अब जो आई बॉल बन गया है, इसके मेन 2 परफोरेशंस हैं बड़ी वाली। सामने कार्निया है जो इसको बंद किया हुआ है और पीछे ऑप्टिक नर्व है। उसके अलावा कुछ और परफोरेशंस हैं। अगर हम कहें कि इसमें जो थिकेस्ट या स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर, जिसमें कोलेजन टाइप 2, 3, 4, 5 फाइबर्स हैं, वो है सक्लेरा। और सक्लेरा के ऊपर है टीनान कैप्सूल और टीनान कैप्सूल के ऊपर है कंजक्टिवा। और सब लोगों को पता है कि कंजक्टिवा जो है रिफ्लेक्ट होता है, लिड के साथ भी जाता है और लिम्बस तक आता है। तो आज हमने सोचा कि सक्लेरल जो स्ट्रक्चर है इसको स्टडी किया जाए। इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कौन सी डिजीजेज इसमें कॉमन होती हैं और कौन सी परफोरेशंस हैं जो इसमें आ रही हैं, यानी ब्लड वेसल कहाँ से आ रही हैं और क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो इसका परफोरेटिंग पॉइंट है वो पोस्टीरियर है। वो थोड़ा सा मीडियल और पोस्टीरियर पोल से 4 मिलीमीटर अबव है। वो है ऑप्टिक नर्व का परफोरेशन, यानी लमीना क्राइब्रोजा में ऑप्टिक नर्व के जो रेटिना के गैंग्लियन सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं जो ऊपर ब्रेन को जाती है। तो इस परफोरेशन में या इस अपर्चर में जो पोस्टीरियर अपर्चर है, इधर मैं अगर दिखाऊं तो ये मैंने अलग बनाया है। तो इसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं। ऑप्टिक नर्व है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है और सेंट्रल रेटिनल वेन है जो इस पोर्शन से एंटर होती है पोस्टीरियर पोल से। मिडल में क्या है, एक ही नुमाया चीज़ है और ये मिडल पोल जो है, ये मिडल सक्लेरल अपर्चर जो है, ये 4 से 5 मिलीमीटर ये पोस्टीरियर टू इक्वेटर है। यानी ये अगर इक्वेटर है ना तो ये वर्टेक्स वेन्स है। तो हर क्वाड्रेंट में 1 और समटाइम 2 वेरिएशन हो सकती है, वर्टेक्स वेन है। और ये मिडल सक्लेरल अपर्चर में आती हैं। ये जो है उससे इक्वेटर से 4 मिलीमीटर दूर है, ये वर्टेक्स वेन है। उसके बाद आ जाता है इंटीरियर सक्लेरल अपर्चर। तो इसमें दिस लाइज नियर टू इंसर्शन ऑफ द रेक्टाई एंड इस जगह पे एंट्री ऑफ इंटीरियर सिलरी आर्टरीज। ये इंटीरियर सिलरी आर्टरीज जो हैं, ये इंटीरियर साइड पे ये वाली इंटीरियर सिलरी आर्टरीज एंड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इधर आके इंटीरियर पोर्शन में आती हैं। अच्छा, उसके बाद है इसकी लेयर्स कौन सी हैं। इसकी याद करने के लिए हमने एक लफ्ज़ बनाया है EPF। ई से बनता है एपिसक्लेरा और पी से सक्लेरा प्रॉपर और F से लमीना फस्का। ये 3 इसकी लेयर्स हैं सक्लेरा को। अगर जितने इसके कोलेजन फाइबर इकट्ठे होते हैं तो 3 इसकी स्ट्रक्चर को हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी इसमें आ गई परफोरेशन, पोस्टीरियर, मिडल एंड इंटीरियर। अब जो इसकी थिकनेस है वो वेरिएबल है एट डिफरेंट पॉइंट्स। यानी जो ये थिकेस्ट है एट द ऑप्टिक नर्व, जहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरती है यहाँ तकरीबन ये 1 मिलीमीटर थिक है। और जहाँ रेक्टस मसल इंसर्ट होते हैं वहाँ 0.3 मिलीमीटर है। इसलिए मोस्ट ऑफ द परफोरेशन जो ट्रामा हो जाता है तो ये मसल इंसर्शन के करीब इसकी परफोरेशन होती है सक्लेरा की। बाज़ का हमें परफोरेशन नहीं मिल रही होती, पेशेंट आया है, ट्रामा हुआ है, उसकी परफोरेशन नहीं मिल रही, तो हमें आइडिया ये होना चाहिए कि जो मसल इंसर्शन है उसके करीब होनी चाहिए। और हर मसल जो है लिम्बस से डिफरेंट फासले पे इंसर्टेड होता है। तो ये मसल इंसर्शन का डिस्टेंस लिम्बस से कितना, ये पहले हम एक वीडियो में बता चुके हैं। तो 0.3 मिलीमीटर थिनेस्ट पोर्शन है सक्लेरा का, लेकिन जब इसमें मसल अटैच होता है ये 0.6 बन जाता है। यानी 0.3 को डबल करें 0.6 बन जाता है मिलीमीटर। इक्वेटर पे ये 0.4 से 0.5 मिलीमीटर है और इंटीरियर टू मसल इंसर्शन ये थोड़ा सा और मोटा है, ये 0.6 मिलीमीटर है। और एट लिम्बस 0.83 है और 1 मिलीमीटर है एट द ऑप्टिक नर्व या पोस्टीरियर पे, इस पे थिकेस्ट है। अब आ गया कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसमें क्या हो सकता है। एक तो मैंने बताया ट्रामा हो सकता है, जो थिनेस्ट पोर्शन है उसमें ट्रामा के ज़्यादा चांसेस हैं।
क्लिनिकली अगर हम सोचें तो। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जब भी हम रेटिनल सर्जरी कर रहे होते हैं या कोई हम बकलिंग सर्जरी कर रहे हैं रेटिना के लिए, उस वक्त हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के नीचे बैंड गुजारते हैं या जो भी काम करते हैं, तो उसमें इसकी अनाटमी का पता होना चाहिए कि इस एरिए पे वर्टेक्स वेन्स भी होती हैं जो मिडल साइड पे है। तो वर्टेक्स वेन कहीं परफोरेट ना हो जाए, किन का ट्रामा ना हो जाए। और रेक्टाई मसल के करीब अगर जब हमें कोई बाइट लेनी है तो उस जगह ख्याल रखना चाहिए कि सक्लेरा थिन होता है। और जब इसकी कोई डिजीज़ को हम डिस्कस करें तो एपिसक्लेराइटिस के कॉमन केसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है कि ये सेल्फ लिमिटिंग भी होती है और मामूली सी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देने से, माइल्ड स्टीरॉयड देने से ठीक हो जाती है। नोडुलर एपिसक्लेराइटिस इससे नेक्स्ट टर्म है कि जिसमें रेडनेस होती है, वाटन भी होती है इसकी तरह की, लेकिन इसमें एक छोटा सा नोड्यूल भी बनता है, अमूमन मीडियल साइड पे होती है। इंटीरियर जो स्क्लेराइटिस है इसके दो पोर्शन है, एक नॉन नेक्रोटाइजिंग, एक नेक्रोटाइजिंग है। नेक्रोटाइजिंग ज़्यादा सीरियस होती है और ये इन्फ्लेमेटरी भी होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है। जो नॉन नेक्रोटाइजिंग और डिफ्यूज और नोडुलर होती है। और याद रखें कि जितनी भी ये एपिस्क्लेराइटिस हैं इन सब की इन्वेस्टिगेशन तकरीबन जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की या यूवेटिस की इन्फ्लेमेशन की या यूवेटिस के डिजीज़ से मुतल्लिक होती हैं वही करनी होती हैं, जॉइंट की, ब्लड की, सारी चीज़ें वो करनी होती हैं। तो सबसे सीरियस जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होती है और इसमें सीरियस कंडीशन है, इसमें विजन लॉस भी हो सकता है और स्क्लेरल थिनिंग की वजह से परफोरेशन हो सकती है और थिनिंग और नीचे से क्लोराइड विजिबल हो सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन है। तो और सब में तकरीबन स्टीरॉयड देने होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी होती हैं और ओरल स्टीरॉयड या या इम्यून सुप्रेशन दिए जाते हैं। पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस सबसे सीरियस है और इसमें याद रखें कि एमसीक्यू क्वेश्चन आता होता है कि टी साइन किस में आता है, बी स्कैन पे टी स्कैन पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में आता है। तो दिस वाज द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्क्लेरा। तो इसमें आपकी ओपिनियन और जो भी इसमें कोई चीज़ें ऐड करने वाली हूँ या कोई ओपिनियन हो या इसमें कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज़।